नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका देखे थे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसको कक्ष के माध्यम से समझने का प्रयास किए थे। अब हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का एक थोड़ा सा और अलग तरीका होता है, उसी कक्ष के ही द्वारा एक डाटा तैयार कर दिया जाता है, जिसको आज हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है और कुछ तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर और उससे कैसे यौगिक निर्माण होता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए, बताया गया था कि कक्ष पर उपकक्ष की संख्या 4 होता है, एस पी डी एफ। तो यहाँ देखिए, यह कक्ष है 1 2 3 4 5 6 7 तथा यह सब उपकक्ष है एस पी डी एफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बताया गया था कि एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होता है, पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होता है और डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होता है तथा एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने में किस उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और उसके बाद किस में जाता है, इसको ही हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ध्यान देना है। इसी तरह से यह क्या है कि इस तरह से जो तीर क्रम वाइज दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम चलता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाए, इसका क्रम, यह पहला कक्ष का एस उपकक्ष, तो यह हो जाएगा पहले 1s2 और इसमें अब कोई उपकक्ष नहीं है, तो इसीलिए अब यह तीर से कोई मिलने वाला नहीं है, तो अब दूसरा तीर से देखा जाएगा और यह दूसरा कक्ष के एस उपकक्ष है, तो इसका बारी है अब 2s2। इस पर भी अब कोई दूसरा उपकक्ष मिलने वाला नहीं है, इसीलिए अब तीसरे तीर से देखेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ, पहले यह मिल रहा है तो यानी कि 2 और p के सामने है, तो इसीलिए कहा जाएगा 2p6 और उसके बाद आगे 3s2 और इसके बाद कोई नहीं है, तो अब उसके अगला तीर से चलेंगे तो देखेंगे तो यह तीसरा कक्ष के p उपकक्ष है, तो मिलेगा 3p6। उसके बाद 3p6 के बाद में उसके बाद आएगा 4d10 और उसके बाद नहीं 4s2, उसके बाद यह अगला तीसरा कक्ष है और डी उपकक्ष है, तो मिलेगा 3d10 और 3d10 के बाद में अगला यह आएगा 4p6 और यह 4p6 के बाद में आएगा 5s2। इस तरह से प्रत्येक कक्ष में जो भी उपकक्ष के तरीका आगे तीर बताते चला जाएगा और उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का किसी भी तत्वों को सजाने का यह प्रक्रिया अपनाया जाता है और इसी तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ सबसे पहला हम लोग
तत्व लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो हो जाएगा 1s2। इसी तरह से जिसका परमाणु नहीं, यहाँ 1 है तो 1s1, और जिसका परमाणु संख्या 2 होता है तो हो जाएगा 1s2। और ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से प्रत्येक तत्वों का एक सबसे महत्वपूर्ण, इसी में से हम लोग लेंगे तत्व कार्बन, जिसका परमाणु संख्या होता है 6, तो होता है 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, उसके बाद आएगा 2p2, क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या इसका 6 होता है तो 2, 4 और 2 मिलके पूरा 6 हो गया। अब उसके बाद एक और तत्व देखा जाए तो नाइट्रोजन, इसका परमाणु संख्या होता है 7, 1s2, 2s2, 2, 2, 4 हो गया। उसके बाद आएगा 2p3, तब 2, 2, 4 और 3, 7, यानी कि नाइट्रोजन का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और उसके बाद लेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, तो यह हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4, तब जाके 2, 2, 4 और 4 मिलके हो गया 8। और इसी तरह से अब आगे हम लोग लेंगे सोडियम, जिसका परमाणु संख्या होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ 11 होता है परमाणु संख्या, तो यहाँ है 2, 2, 4 और 4, 6, 10, तो अब आएगा उसके बाद में 1s2, 2s2, 2p6, अब बारी है 3s1, यानी कि पूरा मिलके हो जाएगा 10। इसी तरह से एक और तत्व ले लीजिए मैग्नीशियम, तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद एक और ले लिया जाए एल्युमिनियम, परमाणु संख्या होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो गिनती कर लीजिए, जैसे कि यहाँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो गिनती किया जाएगा 2, 2, 4 और 4, 6, 10, 10, 2, 12, और इसका परमाणु संख्या होता है 13, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसमें हो जाएगा 3p1, तो टोटल हो गया। और एक और हम लोग तत्व लेंगे क्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या होता है 17, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, गिनती कर लिया जाएगा 2, 2, 4 और 6, 10, 10, 2, 12, और इसको 5 और दिया जाएगा तो हो जाएगा 17, 3p5। तो इस तरह से हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, किस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। आप लोगों का काम है होमवर्क के रूप में कि 1 से लेकर और पूरा कम से कम 30 तक ले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, और देखना है कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ रहा है। यहाँ अंतिम कक्ष में 1 है, और यहाँ अंतिम कक्ष में यहाँ 2 और 2, क्योंकि अभी अंतिम कक्ष 2 है और यहाँ भी 2 है, तो S और P दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा, तो कार्बन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगा। और नाइट्रोजन के यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, इस दो कक्ष के S उपकक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष के ही P उपकक्ष पर 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 और 2 मिल के हो जाएगा 5। तब इसी तरह से ऑक्सीजन को गिनती किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, और सोडियम का यह अंतिम कक्ष 3 है, तो 3 के लिए यहाँ हो जाएगा 1, और मैग्नीशियम के यहाँ देखा जाए तो अंतिम कक्ष 3 है, तो ये इसके लिए भी हो जाएगा 2, और एल्युमिनियम का यहाँ अंतिम कक्ष 3s2, 3p1, यानी कि तीसरा कक्ष के S और P दोनों पर 2 1 मिलाकर कहा जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3। और इस तरह से क्लोरीन परमाणु संख्या जिसका 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में यह अंतिम कक्ष 3 आया है, और इस 3 पर पूरे इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनती किया जाएगा तो 3s पर 2 और 3p पर 5, यानी कि 2 और 5 मिलकर हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी तत्वों के अंतिम कक्ष में यह जो इलेक्ट्रॉन का संख्या आ रहा है 7, किसी में 6, किसी में 5, इस तरह से। तो इस तरह से हम
पिछला क्लास में यह बात बताया गया था कि किसी भी तत्व का उसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इस संयोजी इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा किसी भी तत्वों में किसी भी रिएक्शन में कोई भी तत्व अपना भूमिका निभाता है। जैसे में कि देखिए, अब हम लोग कुछ यौगिक अणु के रूप में देखेंगे। यहाँ क्या है कि एक हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो 1 हो गया, और एक और हाइड्रोजन, इस पर भी 1। यहाँ क्या होता है, किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिंदु या क्रॉस से लिखकर दर्शाया जाता है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन से, दुनिया में मात्र 2 ही ऐसा तत्व है जिसका द्वितीयक नियम पालन करता है। बाकी सभी तत्वों के लिए अष्टक नियम चलता है, लेकिन मात्र 2 ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसको द्वितीयक नियम पालन करता है। और इसके अलावे, हाइड्रोजन हीलियम के अलावे किसी भी तत्वों का अंतिम कक्ष में अष्टक नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, यह हाइड्रोजन के पास पहले से ही 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका द्वितीयक नियम पालन हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन के लिए भी अगर एक इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस तरह से एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से सिंगल बॉन्ड के द्वारा H2 अणु का निर्माण कर दिया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कुछ और, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। तो यह 7 नाइट्रोजन और कुछ और, पहले ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर यहाँ कितना है, 6 है अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एक और ऑक्सीजन जिस पर भी अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके लिए देखा जाएगा, ध्यान देना है, अगर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6 और इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह अपने अष्टक को पूरा कर लेगा ऑक्सीजन। इसी तरह से यह ऑक्सीजन भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो यह भी अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। यानी कि कहा जा सकता है कि एक ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में लेन देन करके और अष्टक नियम पूरा कर लिया, और इस तरह से O2 का निर्माण हो जाता है। अब देखना है कि यह नाइट्रोजन, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, तो यहाँ बन गया H2 अणु, हाइड्रोजन का अणु, और यहाँ ऑक्सीजन का अणु बन गया। इसी तरह से अब देखेंगे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 5, जो कि 5, और इसको और 3 ज़रूरत होगा, तो 1 2 3 4 5, एक और नाइट्रोजन लिया जाए तो 1 2 3 4 5, तो यह 5 इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, और इससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो 5 और 3 मिलकर हो जाएगा 8। और इस नाइट्रोजन के लिए भी अगर देखा जाए तो 5 पहले से है, और इससे 3 गो ले लेगा तो इसको भी हो जाएगा टोटल 8 गो। और इस तरह से दोनों नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि कहा जाएगा कि यहाँ भी नाइट्रोजन के अणु बन गया, और नाइट्रोजन का यह जो अणु बनेगा तो यह यहाँ N2 बन गया, और यह N2 अणु नाइट्रोजन का बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन, इस तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो गया है। तो जैसे कि बताया गया था इसके पिछला क्लास में, देखना है ध्यान से, कि अगर बोले थे कि किसी भी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वह 1 से लेके 8 तक होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8 तक जो होता है। तो इस किसी भी तत्वों के लिए यह जो अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह तो खुद ही अष्टक नियम पालन कर जाता है, तो इसको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता है।
टेंशन होता है। अगर मान लीजिए कि यह कोई तत्व जिसके पास में एक अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या है और एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन 7 वाला से अभिक्रिया करके और एक यौगिक का निर्माण करेगा। इसी तरह से बताया गया था कि यह 6 वाला भी 2 वाला से लेन देन करके और अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर सकता है। ऐसे ही बताया गया था कि 5 वाला भी 3 वाला से लेन देन करके और तत्वों का साझेदारी निभा के अभिक्रिया करके और यौगिक का निर्माण कर सकता है। और यह भी बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि 6 वाला अगर 2 1 वाला से लेन देन करेगा तो इस तरह से भी अपने यौगिक का पूरा कर सकता है। और बताया गया था कि अगर यह 5 वाला यह 6 वाला 2 वाला से तो ले ही सकता है, या 2 गो 1 1 वाला से लेगा तभी भी अपने अभिक्रिया को पूरा कर सकता है। और इसी तरह से कह सकते हैं कि यह 5 वाला क्या होगा कि एगो 2 वाला और एक 3 वाला, इस तरह से अभिक्रिया को अपना 5 है इसके पास और 2 एक ऐसा तत्व होगा जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक ऐसा तत्व होगा जिससे कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 2 और 1 इससे मिलकर टोटल 3 बन जाएगा। और इस तरह से और कह सकते हैं कि अगर 5 जिसके पास है तो 3 1 वाला से अभिक्रिया को उस तरह से 3 गो ऐसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्ष में 1 होगा, तो उस 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर 5 वाले को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग अब देखेंगे कुछ ऐसे तत्वों को जिससे कि यौगिक निर्माण होगा और यह नियम पालन करेगा। तो वह कौन कौन सा तत्व होता है जिससे कि यौगिक यह निश्चित निर्माण हो पाएगा, उसको ध्यान से समझना है और देखना है।